हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को बताया था और उन परिभाषाओं को याद करने के लिए, समझने के लिए भी आप लोगों को टाइम दिया गया था। तो आज हम लोग उसी के बाद की जो हेडिंग है गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का, उसी हेडिंग का हम लोग जिक्र करेंगे और उस हेडिंग का जो निगमन है, जो हमारा फार्मूला है, उसका निगमन जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हमारी, यदि आप लोगों ने सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा, यदि आप लोगों ने उस हेडिंग को, जो पीछे हेडिंग्स आपको बताई गई थी, डेफिनेशंस, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो ये वीडियो के ऊपर आ रहे आई बटन पे आप लोग प्रेस करके, यहाँ पे आई बटन है जो, उस पर आप लोग प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना उस वीडियो को देखे यानी कि उन परिभाषाओं को समझे ये हेडिंग आपके समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप लोगों को बताया गया। ओके, चलिए देखते हैं। हेडिंग है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सभी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी जिसका लिंक हमने ऊपर आपको आई बटन में दे दिया है। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, थोड़ा समझिएगा इसको। गोली दर्पण, मान लेते हैं कोई गोली दर्पण है, वो गोली दर्पण आपका उत्तल हो सकता है या फिर अवतल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक दर्पण है या दोनों में से कुछ भी हो सकता है आपका। उसकी फोकस दूरी एफ है और उसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। तो एफ और कैपिटल आर में जो रिलेशन होता है वो होता है एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू। कहने का मतलब फोकस दूरी जो होती है, गोली दर्पण की फोकस दूरी, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो इसी का हम लोग प्रूफ देखेंगे। सबसे पहला प्रूफ हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, और आप सभी को पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण किस तरीके से बनता है और उसमें प्रकाश की किरणें किस तरीके से परावर्तित होती हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। ये आपका कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आप लोगों को बताया गया था ऐसा दर्पण जिसमें से प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है और दबा हुआ जो तल होता है उस पर प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कोई अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण का जो एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट होता है उसको हमने आपको बताया था ध्रुव होता है। यहाँ कुछ दूरी पर आपकी ये फोकस दूरी होती है, एफ होता है, मुख्य फोकस होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोई पॉइंट सी होता है। तो हम लोगों को पता है यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं, कोई पॉइंट है आपका ए, और आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसका नाम हो गया बी ए। ठीक है ना, और इसी पॉइंट ए पर हम लोग एक ऐसा लंब गिरा देंगे, यानी कि लंब खींच देंगे, और जो लंब होता है वो आपका किससे होकर जाता है, सी से होकर जाता है। सी का मतलब है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सभी हेडिंग्स क्या होती हैं उसको हमने उसी वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये आने वाली प्रकाश की किरण है बी ए, और बी ए जब अवतल दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर चली जाती है।
हम लोगों को पता है कि ये जो आपतित किरण है ये आपका अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको हम लोग आपतन कोण आई कहते हैं बच्चों। और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण आर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से क्लियर कर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया कि ये कोई प्रकाशीय किरण BA मुख्य अक्ष CP के समांतर आ रही है। प्रकाशीय किरणें BA और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है, इसलिए इसको F से होकर गुजार देना है। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे एक अभिलंब खींच देना है जो कि P से होकर जाएगा। ये आपका हो गया C से होकर जाएगा। ये आपका हो गया AC अभिलंब। और ये थी आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको आपतन कोण I कहते हैं, तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण R कहते हैं। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है किसके? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। कहने का मतलब आपतन कोण है आपका I बराबर किसके होगा? R के। I बराबर R, या फिर इसी को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। I को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BAC कोण BAC आपका I है और CAF जो है वो R है, तो यहाँ आप लिख देना है कोण CAF। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। इतना आप लोग समझ रहे हैं। हमने आप लोगों को बताया कि ये जो दोनों किरणें हैं ये जो दोनों आपतित और परावर्तित किरणें थी जो कोण बना रही थी, आपतन कोण और परावर्तन कोण था। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I बराबर R के होगा। I और R को हम लोग जो लिख सकते थे कोण में, उसको लिखा गया कोण BAC और कोण CAF। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, हमने आपको बताया था कि BA जो है BA वो समांतर है CP के। BA समांतर है CP के, तथा एक रेखा AC तथा AC इन्हें काटती है। दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये जो कोण है यानी कि कोण BAC है, और जो कोण ये C वाला है यानी कि ACP जो है वो दोनों कोण बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देना, इसलिए कोण BAC बराबर होगा, कोण BAC बराबर होगा ACP के। तो यहाँ पर लिख देना है ACP, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कोण BAC बराबर कोण जो ACP लिखा है उसको हम लोग ACF लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु है उसको हम लोग नाम में बदल सकते हैं। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोण यही इतना ही रहेगा, चाहे यहाँ तक नापे चाहे दूरी वहाँ तक ले जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हमें दो समीकरण मिले। एक कह रहा है BAC बराबर है CAF के, दूसरा कह रहा है BAC बराबर किसके है? ACF के। BAC बराबर है ACF के। अब दोनों समीकरणों की हम लोग कर देंगे तुलना। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 की तुलना कराएंगे। दोनों का जो बायां पक्ष है वो बराबर है, इसलिए दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। कहने का मतलब कोण CAF बराबर होगा कोण ACF के। अब अगर ये दोनों कोण बराबर हैं
किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो कोण CAF के सामने की भुजा लिखनी है, CAF, इस कोण के सामने भुजा है CF, तो यहाँ पर लिख देना है CF या FC बराबर कोण ACF, इस कोण के सामने भुजा ये है AF है, तो यहाँ पर लिख देना है AF। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने आप लोगों को बताया, आप लोग क्लास 9th में पढ़े भी होंगे कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दोनों कोण बराबर थे, इसलिए इसके सामने की भुजा FC और इसके सामने की भुजा AF दोनों बराबर होंगी। दिस इम्प्लाइज दैट FC बराबर जो AF है वो आपका लगभग PF के बराबर होगा। कैसे होगा? अगर पॉइंट A पॉइंट P के नज़दीक होगा तो पॉइंट A पॉइंट P के नज़दीक लिया भी जाता है, क्योंकि ये जो दर्पण है छोटा दर्पण लिया जाएगा। तो यहाँ से AF जो दूरी है वो लगभग PF के बराबर होगी। तो जहाँ पे AF है वहाँ पे हम लोग PF लिख देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि AF इज़ नियरली इक्वल टू PF, यानी कि AF PF के लगभग बराबर है, एकदम बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। ओके, अब आइए देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? PC बराबर क्या लिख सकते हैं? PC बराबर लिख सकते हैं PF और प्लस में FC, इसमें इसको जोड़ दिया जाएगा तो ये पूरी दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिख देना है PC बराबर PF और प्लस में FC। दिस इम्प्लाइज दैट PC बराबर हो जाएगा PF और प्लस FC आपका किसके बराबर है बच्चों? PF के बराबर है। तो जहाँ पे FC है वहाँ पे PF लिख देना है। तो PF में अगर PF जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? PC बराबर 2PF के, या यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं PC की वैल्यू लिख देना है। थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, P से लेकर के C तक की जो दूरी होती है वो आपकी R होती है। P से लेकर F तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है, F होती है। तो PC की जगह पर लिख देना है R बराबर 2 इंटू PF की जगह पर लिख देना है स्मॉल f। ओके, 2 को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ से हमें मिल गया F इज इक्वल्स टू कैपिटल R/2। ये आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे साथ साथ आप लोग लिखते हुए भी चल सकते थे। ओके, तो इसमें हमने आप लोगों को बताया कि अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 का निगमन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी करना है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसको हम इरेज करने चल रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या लिख लीजिएगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में भी लिख सकते हैं उसकी सहायता से। तो आइए देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे दर्पण के लिए, जो दूसरा हमारा गोली दर्पण है उसके लिए निगमन देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरा कौन सा दर्पण होता है बच्चों? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पे हमें देखना है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। उत्तल दर्पण आपका कुछ इस तरीके से होता है, उभरा हुआ रहेगा, उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा और इस तरीके से आपका दर्पण होता है। ठीक है, तो ये आपका कोई उत्तल दर्पण हो गया। उसके बाद इस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित कराएंगे। ये बीच वाला पॉइंट P होता है मुख्य, और इसका जो फोकस है ये दाहिनी तरफ होता है, और आप लोगों को बताया गया है यहाँ कहीं पे C होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कराना है। ये जो समांतर प्रकाश की किरण आएगी, ये इस तरीके से प्रकाश जो होगा वो परावर्तित हो जाएगा। इस परावर्तित प्रकाश को हम लोग पीछे की ओर अगर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस
एफ से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ये मुख्य फोकस आपका कैपिटल एफ है, यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी और यहाँ से हम लोग एक अभिलंब गिरा देंगे। ये जो अभिलंब होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ सी से जाने वाली रेखा। अभी इसके पहले भी हमने अवतल दर्पण में बताया था सी से जाने वाली जो रेखा होती है वही आपकी अभिलंब होती है। तो ये एन सी आपका अभिलंब है। बाकी यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डी। ठीक है, अब लिखना क्या है उसको ज़रा समझिएगा। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण बी ए आपतित होती है और ये आपतित होने के पश्चात बिंदु ए से परावर्तित होकर ए डी के रूप में लौट जाती है, वापस लौट जाएगी। अब ये जो आने वाली किरण होती है वो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। और ये जाने वाली जो किरण होती है यानी कि परावर्तित किरण वो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आई हो गया है और ये आर हो गया है। और यहाँ से देख रहे हैं सी एन और डी एफ एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो इनके जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे। कहने का मतलब ये अगर आर है तो एफ ए सी भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ए सी या सी ए एफ की जो वैल्यू है वो भी आर होगी क्योंकि एन ए डी की वैल्यू आर है। ये आप लोगों को पता होगा, दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को अगर इस तरीके से काट रही हैं रेखाएं तो इनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। इनको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये सम्मुख कोण थे, शीर्षाभिमुख कोण थे, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे आर था इसलिए यहाँ भी आर लिख दिया गया है। अब हम लोग वही काम करेंगे, थोड़ा सा दूरी को अगर आप लोग चाहें तो दिखा दिया जाए। पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है उसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है फिर भी लिख दिया जाना ज़रूरी है। पी से लेकर सी तक की जो दूरी है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका आर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग वही लगाएंगे। सर्वप्रथम प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है, आई बराबर होता है आर के, यानी कि आपतन कोण बराबर किसके, परावर्तन कोण के। आई का हम लोग नाम लिखेंगे, आई का नाम है बी ए एन, कोण बी ए एन बराबर कोण, आर का नाम लिखना है डी ए एन, कोण डी ए एन। बात समझ रहे हैं। और ये जो कोण डी ए एन है, डी ए एन जो है वो आप लोग देख रहे हैं किसके बराबर है, वो बराबर है आपका सी ए एफ के। तो इस डी ए एन की जगह पर लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है बच्चों, कोण सी ए एफ। तो यहाँ पर लिख देना है कोण सी ए एफ के। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ आप दिखा देंगे सिंस कोण डी ए एन जो है वो आपका बराबर है सी ए एफ के, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो बी ए है वो समांतर है, बी ए समांतर है पी सी के, बी ए समांतर पी सी तथा एन सी या फिर सी एन इन्हें क्या कर रही है, काट रही है। दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण, एकांतर कोण, ये सभी कोण बराबर होते हैं। तो जो कोण यहाँ पे बैठ रहा होगा उसको हम लोग देखेंगे कौन सा कोण बन रहा है, बी ए एन, एक कोण ये बना है। इसके थोड़ा सा समझ लीजिएगा, दो समांतर रेखा हैं, इनको एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो इनके ये जो कोण होते हैं ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। रेखा और तिर्यक रेखा के बीच ऊपर बना कोण, ये भी रेखा और तिर्यक रेखा के बीच ऊपर बने कोण, दोनों कोण संगत कोण कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
ये रेखाएं अगर इन्हें काट रही हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, मतलब BAN कोण BAN बराबर होगा कोण P, ये कोण PCA के। ठीक है, कोण BAN बराबर हो जाएगा कोण PCA के। कैसे होगा? ये भी तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के ऊपर बना कोण, ये भी तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के ऊपर बना कोण, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए इसको बराबर कर देना है। दिस इम्प्लाइज दैट, या इसको थोड़ा सा और हम लोग सरल रूप में लिख सकते हैं। ये जो कोण PCA है, कोण PCA, इसको हम लोग FCA भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है कोण FCA। नाम ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि दोनों कोण एक ही त्रिभुज में हैं, ऐसा हम लोग दिखा सकें। बाकी कोण में कोई अंतर नहीं है, चाहे PCA लिखें चाहे FCA लिखें। ठीक है, आइए देखते हैं। समीकरण 1 का LHS देखिए और 2 का LHS देखिए, दोनों बराबर हैं, इसलिए इनके RHS यानी कि राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 की हम लोग तुलना करेंगे। कोण DAN बराबर है कोण किसके? बराबर है कोण FCA के। अब अगर हम लोग जानते हैं एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो DAN के सामने की भुजा देख लेनी है। यहाँ पे CAF था, गलती से हमने आप शायद DAN लिख दिया है। समीकरण 1 ये है, इसका हो जाएगा CAF। फिलहाल दोनों कोण बराबर हैं लेकिन एक लाइन बढ़ जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो BAN दोनों बराबर था, इसलिए इधर वाले मान भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसके सामने भुजा कौन सी है? A के सामने भुजा है FC, तो यहाँ पे लिख देना है FC बराबर C के सामने भुजा देखनी है। C के सामने भुजा क्या है? AF है, तो यहाँ पे लिख देना है AF। बात समझ में आ रही है? बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए कोण R के सामने जो भुजा है CF, ये यानी कि FC बराबर हो जाएगी कोण C के सामने की भुजा AF की। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। सम्मुख भुजा आप लोग समझ सकते हैं, उसी के सामने जो भुजा होती है उसे सम्मुख भुजा कहते हैं। तो FC बराबर है AC की, यह लगभग यहाँ से हमें मिल जाएगा FC बराबर, वही काम यहाँ भी करना है। जो AF है वो लगभग हम लोग PF लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है PF। कैसे लिखा गया है? क्योंकि AF लगभग PF के बराबर होगा। अब आइए देखते हैं क्या करना है। वही काम करना है जो इसके पहले किए थे। PC को हम लोग दो भागों में तोड़ के लिख सकते हैं। एक भाग है PF और दूसरा भाग है FC। तो यहाँ पर लिख देना है PF प्लस FC। ये बन जाएगा PC बराबर, PF तो है ही, FC की वैल्यू भी रख देनी है। FC की वैल्यू हमारे पास है PF। ठीक है, PF में PF जोड़ देंगे, 2PF आ जाएगा। यहाँ पे मान रख देना है। PC का मान है, P से लेकर C तक का जो मान है वो कैपिटल R है, बराबर 2 इंटू स्मॉल f। ठीक है, 2 को इस साइड कर लेना है, यहाँ से हमें मिल जाएगा F इज इक्वल्स टू R/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता सकें, समझा सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।